सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं। सिर्फ एक नहीं, दोनों हीरोइनों को देखते हैं जिसको पानी में से बाहर निकाला जा रहा था। हाँ, जो लोग उन लोग को निकाले थे वो लोग तो उन लोग को देख के अजीबोगरीब एक्सप्रेशन दे ही रहे थे, पर इत्तेफाक का बात ये था कि वो दोनों एक दूसरे को भी नहीं पहचान रही थी। पर लोगों की बात से उन लोग को समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पर पता नहीं वो लोग कह रहे थे कि ये लोग अब पागल हो गई है क्या जो पानी में कूद रही थी। पर थैंकफुली इन लोग को कुछ हुआ नहीं। अब इतना बोल के वो लोग तो वहाँ से चली जाती है, पर तब इन लोग को रियलाइज होता है कि ये दोनों तो फ्रेंड्स है। पर वेट, अगर दोस्त है तो एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि वो दोनों नोबल के अंदर आ चुकी थी और अब जो कैरेक्टर का रोल उन लोग को प्ले करना था उस गेटअप में थी। तो उन लोग का रोल था क्या? तो एक दोस्त जिसका नाम सावरान था, वो लू फैमिली की बड़े बेटे की वाइफ थी। और ये लू फैमिली यानी कि शावरान के हस्बैंड के पेरेंट्स, ये लोग बहुत ही लालची थे ब्राइड प्राइस के लिए, और इसी के लिए वो लोग अपने दूसरे बेटे का शादी कराए एक और लड़की से जिसका कैरेक्टर मिला था दूसरी दोस्त को। पर उसके साथ भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मतलब वो भी पैसा लेके नहीं आई अपने ससुराल। और उसी में शावरान शादी से पहले जिस लड़का को पसंद करती थी उसके साथ जब डेट पे गई थी शादी के बाद, तो उसका पति उसको पकड़ लिया था, इसीलिए उसका डिवोर्स हो गया अपने पति से। और उसका जो पहला प्यार जिसके चक्कर में वो पकड़ाई थी वो भी उसको छोड़ दिया और इसीलिए वो पानी में कूदने गई। और बात रहा उसकी दूसरी दोस्त का यानी कि लू फैमिली की छोटी बहू का, तो वो कुछ पैसा लेके आई नहीं थी ना, तो फैमिली वाले मिलके अपने छोटे बेटे का सारा मेडल्स बेच दिए ताकि कुछ पैसा हो पाए, और इसका सारा इल्जाम उनकी वाइफ पे लग गया। इसी वजह से उसका पति उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद भी लू फैमिली को चैन नहीं पड़ा, वो उसको बेच दी कुछ लोगों को। और उसी से बचते बचाते जब वो भाग रही थी तो पहाड़ पे से नीचे गिरी एंड देन अगेन रिवर में। तो इस तरीके से दोनों उस रिवर में गिर गई और फाइनली ये बाहर भी आ गई। हाँ, लू फैमिली की जो छोटी बहू होने वाली थी उसको तो बहुत बोरिंग लग रहा था, मतलब वापस से उन लोग को ये सब कुछ करना पड़ेगा। पर बड़ी वाली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग 21st सेंचुरी से आए हैं तो हम लोग तो इस स्टोरी के प्लॉट को चेंज भी कर सकते हैं ना। तो दोनों चल देती है आराम से वापस से लू फैमिली में। उन लोग को देखते ही उन लोग की ननद उन लोग पे बरसना शुरू कर देती है, खाना बनाने के लिए कहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिल्लाती तो है, साथ में अपनी माँ को भी बुला लेती है अपनी दोनों बहुओं को डांट लगाने के लिए। तो वो भी ऐसा ही करती है, छोटी बहू को जाके कहती है खाना बनाने के लिए और बड़ी वाली को डांटती है सो अलग। वैसे शावरान अपनी फ्रेंड को बता देती है कि यही है उन लोगों की मदर इन लॉ और मैनिपुलेटिव सिस्टर इन लॉ यानी कि उनकी सास और ननद कौन है ये बता देती है। अब ये सब तो ठीक है, पर पैसों का ड्रामा तो अभी भी हो रहा था। पर नहीं, उन लोगों की ननद को नॉनवेज ही खाना था, चाहे कहीं से भी वो लाके खिलाए। छोटी तो कहती है कि मुझे भी खाना है, पैसे दो। अब पैसा तो उन लोग के पास नहीं था, इसीलिए चिल्लाई जा रही थी। छोटी का बस चले तो वो तो उनको वहीं पे सबक सिखाते, पर बड़ी वाली उसको रोकती है, इशारा करती है और वो दोनों ही झगड़ने लगती है। मतलब बड़ी कहती है कि अगर माँ बोल रही है करने तो करो ना। अब वो दोनों जब लड़ना शुरू करती थी तो उनकी सास और ननद वहाँ से चली जाती है उन लोग को खाना बनाने कह के। पर वो लोग बनाती है क्या, तो उन लोग की ननद पालती थी चिकन को और वही बना के वो लोग सर्व भी कर देती है उन लोगों को, और एक दूसरे से फिर से झगड़ने का नाटक करते हुए खाना शुरू भी कर देती है। पर ये बात जब उन दोनों को पता चलता है तो उन लोग का तो खून खोलने लगता है। डांटती है सो अलग, पर पकड़ पकड़ के मारना भी चाह रही थी, पर दोनों में से कोई पकड़ाती ही नहीं है। हाँ, ये तमाशा देख के लोग इकट्ठा होते हैं और उनकी सास उन लोग को ब्लेम भी करती है सभी के सामने, पर दोनों ही रो धो के बोलती है कि नहीं नहीं मेरी गलती है तो मेरी गलती है। कोई कहती है पैसा नहीं है और कोई कहती है कि पैसा था भी तो बनाया करती थी, तो उनकी ननद है ना वो सब कुछ खा जाती थी। तो उन लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं था और पैसा भी नहीं था, तो उन लोगों के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था आज बनाने के लिए। अब ये तो ऑब्वियस है कि माँ को अपनी बेटी का गलती दिखेगा नहीं, और होता भी ऐसा ही है, माँ अपनी बेटी को डिफेंड करते रहती है। पर ये सब तमाशा देख के उसी टाइम आते हैं उनके दोनों बेटे। उन दोनों की माँ बहन शुरू हो जाती है उन दोनों की वाइफ के बारे में उन लोग से बुराई करने के लिए। पर पहले छोटी वाली को ये तो पता चले कि उसका पति है कौन, तो बड़ी वाली बताती है उसको। वैसे छोटी का पति था आर्मी में और बड़ी का पति था टीचर, और दोनों को ही अपने अपने पति पसंद काफी आए थे वैसे। तो इसलिए अब दोनों जाती है अपने अपने हस्बैंड के पास केयर दिखाने के लिए। एक कहती है कि काफी पसीना आ गया होगा ना इतना दूर ट्रेवल करके, और दूसरी कहती है कि इतना काम करते हैं आप तो काफी थक जाते होंगे नहीं। अब हाँ, दोनों के हस्बैंड को भी फील हो रहा था कि उनकी वाइफ काफी बदल गई है पहले के कंपेरेटिवली, पर वो लोग आगे कुछ सोचे इससे पहले उनकी माँ बहन कंप्लेन करने लगती है उन लोगों को। उनका इतना प्यारा चिकन उन दोनों की पत्नियां मिलके मार दी, बना के सर्व कर दी, यही सब बोलने लगती है। इस बात पे छोटी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी बहन ही मुझे बनाने के लिए कह रही थी और मेरे पास पैसा नहीं था, और उसी वक्त उनका चिकन मेरे गोदी में आ गया तो मुझे लगा कि वो अपना सेक्रीफाइस करवाना चाहता है, और वैसे उनके ही बॉडी की नरिशमेंट के लिए मैंने बनाया था। अब इस बात पे बड़ी वाली कहती है कि नहीं नहीं मेरा गलती है, क्योंकि इस घर का तो नियम है ना कि कुछ भी अच्छा चीज बनेगा तो मेरी ननद को ही मिलेगा वो चीज। इन शॉर्ट वो लोग मीठी मीठी बातें करके इस घर का रियलिटी अपने हस्बैंड्स को बताना चाह रही थी। हाँ, उनकी ननद को लग
लगता है कि उसके भाई भरोसा नहीं करेंगे, पर दोनों ही भरोसा करते हैं अपनी वाइफ की बातों पे और अपनी माँ से क्वेश्चन भी करते हैं कि उनके घर में ऐसा नियम कब बन गया जो उनको नहीं पता है। पर माँ तो कह देती है कि उनकी बहन बड़ी हो रही है तो ज्यादा न्यूट्रिशन का तो जरूरत पड़ेगा ही ना। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं था कि उनकी ननद काफी स्ट्रॉन्ग होगी उन दोनों बहुओं से, पर फिर भी ऐसा माँ को लगता था तो अब क्या किया जा सकता था। इसी पॉइंट पे छोटा भाई अपनी वाइफ से पूछता है कि मैंने जो पैसा भिजवाया था वो तुमको मिला क्या। वो कहती है नहीं। इस बात पे माँ कहती है कि इतने सारे लोग को खिलाना होता है, मेरे पास पैसा नहीं बचा। इस बात पे तो बड़ी वाली गुस्सा ही जाती है क्योंकि दिन में बहुत बार खाती थी खाना उनकी ननद और इतना अच्छा अच्छा चीज खाती थी तो पैसा कहाँ से बचेगा। इनफैक्ट उसके पति जो पैसा भेजते थे उसके लिए वो भी उसको नहीं मिलता था। अब ये बात सुन के तो दोनों भाई को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो लोग इतना मेहनत करते हैं पर फिर भी उनकी वाइफ को ढंग का खाने का नहीं मिलता है। बड़ा भाई तो कहता है अपनी माँ से कि अब उसकी बहन का शादी कर देना चाहिए, पर ऑब्वियसली माँ बेटी दोनों ही चिढ़ जाते हैं। माँ तो थोड़ा सा ड्रामा भी करती है बेहोश होने का। ये देख के उनकी बेटी ऐसा ना धक्का वक्का देख के सबको भागती है अपनी माँ के पास कि दोनों बहुएं गिरने लगती है। हाँ, छोटी को तो उसके पति बचा लेते हैं पर बड़ी वाली को नहीं बचा पाते क्योंकि उसके पति को भी वो धक्का दे दी थी। पर कोई बात नहीं, इधर वो अपनी माँ को लेके चली जाती है, उसके बाद वो अपने पति को लेके चली जाती है और जो छोटे भाई थे वो भी अपनी वाइफ को कह देते हैं कि अगले महीने से वो अपना सारा सैलरी अपनी वाइफ को देंगे। ये सुन के वो तो बहुत खुश हो जाती है पर उसके पति जरूर शर्मा जाते हैं। पर जो भी था, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पहले वाले कपल पे। बड़ी वाली तो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके हस्बैंड तो जमीन पे सोने का इंतजाम करने लगते हैं क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही सोते थे। हाँ, वो थोड़ा बहाना बनाती है, क्लोज आने के लिए कहती है इनडायरेक्टली, पर वो सुनते ही नहीं तो वो खुद ही आ जाती है नीचे उनके साथ सोने के लिए। हाँ, उसके पति को भी समझ में नहीं आता है क्योंकि पहले एक टाइम पे वो उनको बोली हुई थी कि उनका सिर्फ नाम का रिश्ता है, पर अब क्या चल रहा था उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरे कपल पे। उन लोग का भी कुछ वैसा ही हाल था, मतलब वाइफ तो अपने हस्बैंड के करीब आना चाह रही थी पर वही उसको रोक देते हैं, आराम से सो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? तो बुक के प्लॉट के हिसाब से वो अपनी वाइफ को कुछ खास पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका डरपोक सा नेचर था, तो बस सिंपैथी के नाते वो अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे। पर वो भी सोच ली थी कि ऐसा तो नहीं चलेगा, उसको तो कुछ करना ही पड़ेगा और वो करती भी है, उनके ऊपर चढ़ के सो जाती है पैर वैर रख के। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों सो के उठती है तो पहले पहले तो डांट पड़ता है उन लोग के सासू माँ से क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट से उठी थी। पर डांटने वाटने के बाद वो उन लोग को कहती है कपड़ा धो के लाने के लिए, तो ठीक है वो दोनों पे चल देती है। पर ये सारा बात उनकी ननद जरूर सुन ली थी और उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक गया था ऑलरेडी। पर इस बात से अनजान उसकी दोनों भाभी आराम से जाके कपड़ा धो रही थी, थोड़ा मस्ती मजाक कर रही थी। इसी पॉइंट पे वो अपना भी बास्केट लेके आती है और आते ही चिल्लाना शुरू कर देती है। अपनी भाभी पे एलिगेशन लगाती है कि उनके बास्केट में किसी और लड़का का अंडरगारमेंट है। हाँ, छोटी तो डिनाई कर रही थी पर वो तो तमाशा ही किए जा रही थी, बहुत बात का बतंगड़ बना देती है। उसकी भाभी उसके भाई को चीट कर रही है, किसी और का कपड़ा धो रही है, पता नहीं क्या क्या बोलती है और सारे लोग मान भी रहे थे तो इसीलिए उन लोग को सुना भी रहे थे। पर ननद सिर्फ बोलती नहीं है, एविडेंस भी दिखाना चाह रही थी। वो उसके बास्केट का सारा कपड़ा उड़ेल देती है पर डेफिनेटली वो जो लड़का का अंडरगारमेंट का बात कर रही थी वो उसमें नहीं मिलता। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ननद तो यही सोच रही थी क्योंकि वो खुद रखी थी अपने भाभी के बास्केट में ताकि उसके भाई भाभी का डिवोर्स हो सके, पर ऐसा कुछ डेफिनेटली नहीं होता क्योंकि उसकी भाभी को कहानी का प्लॉट अच्छे से पता था और वो कपड़ा मिलता कहाँ है तो उसके खुद के बास्केट में। और इस बात को कंफर्म उस लड़का की माँ भी करती है कि ये उसी के बेटे का अंडरगारमेंट है। और इसी बात पे छोटी वाली क्वेश्चन भी अराइज कर देती है उस लड़का और उनकी ननद के बीच में क्या रिश्ता है ऐसा। पर तब पता चलता है कि ऐसा हुआ कैसे, तो वो लोग पहले ही देख चुकी थी कि उनकी ननद क्या करने वाली है, तो ऑब्वियसली वो दोनों रिप्लेस की थी। तो प्रेजेंट में वो लड़का की माँ वो तो बहुत ही ज्यादा बरस जाती है होंगली पे, मतलब उनकी ननद पे, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो दोनों सोए थे तो अब वो चाह रही थी कि होंगली उनके बेटे से शादी करे और बदले में ब्राइड्स प्राइस तो देना ही पड़ता है ना, और जैसे वो दिखती है उस हिसाब से तो उनको 3 गुना प्राइस चाहिए था। पर इस बात पे वो भी गुस्सा जाती है क्योंकि वो उनके बेटे से शादी थोड़ी करना चाहती थी, तो ऐसे उनके बेटे के बारे में कुछ नेगेटिव बोलती है तो वो उसको थप्पड़ जड़ देती है और बस हो जाता है लड़ाई शुरू उन दोनों में और वो दोनों आराम से चली जाती है वैसे उस टाइम। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है घर पे। वो आके फिर से अपनी माँ से कंप्लेन करने लगती है अपने दोनों भाभीियों के बारे में, कहती है कि वो लोग उसका मदद तो की नहीं, बदले में आग भड़का दी सो अलग। बड़ी वाली भी कहती है कि तुम्हारी होने वाली सासू माँ तुमको कुछ कह रही थी तो हम कैसे बीच में आ सकते थे। इस बात पे वो कहती है कि कौन चाहता है उनके बेटे से शादी करना, मैं तो जानबूझ के उसका कपड़ा आपके बास्केट में रखी ताकि आपका नाम बदनाम हो, तो ये तो पक्का है कि आप लोग मुझे हार्म करना चाह रहे हैं। अब गलती से ही सही मुंह से तो निकल गया था, तो वो कहती है कि वो लोग मेरे चिकन को मार दिए तो मैं बस इनको सबक सिखाना चाहती थी। हाँ, इस बात पे उसके भाई तो उसको सुनाते ही है पर माँ भी कोई सपोर्ट नहीं करती। माँ भी कहती है कि तुम्हारी भाभी है तुम ऐसे कैसे अपने भाभी के खिलाफ कुछ भी प्लान कर सकती हो, तो इसलिए वो भी गुस्सा के चली जाती है। पर ऐसे
ऐसे ही नहीं जाती, सारा खाना लेके जाती है। अब थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त ऐसे ही बैठी हुई थी, तभी बड़ी वाली कहती है कि कल ही का वो दिन है जिस दिन वो यानी कि जो रियल कैरेक्टर थी वो अपने लवर से मिलने गई थी और पकड़ी भी गई थी। और बात रहा आने वाले कल का कि वो जाएगी कि नहीं, तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो डेफिनेटली जाएगी क्योंकि वो उस लड़का को कुछ पैसा उधार दे रखी थी, तो वो भी तो वापस लेना है ना। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। छोटी वाली हड़बड़ा के आती है, अपने सारे फैमिली को बताती है कि वो देखी अपनी भाभी को किसी लड़का के साथ ग्रोव में जाते हुए। अब वैसे उन लोग को थोड़ा बहुत पता था कि इस घर की जो बड़ी बहू है उसका उस लड़के के साथ एक टाइम पे अफेयर था, तो शायद उन लोग को लग रहा था कि अभी इसी वजह से वो गई होगी मिलने के लिए। तो अब सब पहुंचते हैं वहाँ पे। और वैसे इतना ही नहीं, छोटी वाली चिल्ला चिल्ला के और भी लोग को इकट्ठा कर ली थी। इधर सच में वो उससे मिलने जाती है। हाँ, वो उसको पकड़ने का ट्राई करता है पर वो कोई उसे चिपकने थोड़ी ना गई थी, पर कुछ बात हो पाता है इससे पहले सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब इस पॉइंट पे उसका कुछ सुने बिना ही उसकी माँ उस पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देती है चीट करने का, पर वो कहती है कि मैं कोई चीट नहीं कर रही हूँ, मैं तो इससे पैसा लेने के लिए आई हूँ जो मैंने ही इसे उधार दिया था ताकि मैं अपने हस्बैंड के लिए पैडेड जैकेट बना पाऊँ। अब कल के बिहेवियर से उसके हस्बैंड को भी मन कर रहा था कि उस पर भरोसा किया जाए, पर इतनी देर में उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, मैं नहीं मानती क्योंकि कर्ज तो सबके सामने ओपनली भी लिया जा सकता है ना, तो ऐसे झाड़ियों में आने का क्या मतलब। इस बात पे वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लिया जा सकता था, पर जब मैं इसे उधार दे रही थी तब किसी को भी ये बात पता नहीं चला था, तो वापस से जब लेने आई हूँ तब सबको पता चले तो ये भी तो ठीक नहीं लगता है ना। इस बात पे उसकी देवरानी पूछती है उस आदमी से कि क्या ये दी है तुमको पैसा उधार। वो भी बेचारा घबरा के कह देता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी है, काइंड हार्टेड है, तो ये जब देखी कि मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा है तो दी थी कुछ पैसा उधार। तो अब क्वेश्चन आता है कि कितना दी थी, तो पता चलता है कि 250 ऑन। अब इस बात पे आगे कुछ बात हो इससे पहले वो उसके जेब से एक लेटर निकालती है। वो लव लेटर था। वो सभी के सामने पढ़ पढ़ के अच्छे से सुनाती है। इस पॉइंट पे उसकी ननद कहती है कि ये लेटर कोई और नहीं, उसकी बड़ी भाभी लिखी है। हाँ, शावरान इस बात को डिनाई कर रही थी, पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ इनका हैंडराइटिंग। इस पॉइंट पे विलेज हेड भी आते हैं वहाँ पे, और उनके सामने तो वो लड़का सीधे सीधे कह देता है कि हाँ, शावरान ही मुझे लव लेटर लिख के दी थी और यही मुझे सीड्यूस भी करना चाह रही है। हाँ, उसके पति उस पर भरोसा करना चाह रहे थे, पर होंगली कहती है कि वो भी प्रूफ कर देगी क्योंकि उसकी भाभी का लिरिक बुक था तो उससे हैंडराइटिंग मैच हो सकता है। तो वो भाग के जाती है, लिरिक बुक लेके आती है और हैंडराइटिंग मैच होने से पहले ही पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सभी को कहती है कि अब ये प्रूफ हो जाएगा। इस बात पे शावरान भी कहती है कि अगर प्रूफ नहीं हुआ तो सबके सामने तुम मुझसे माफी मांगोगी। चलो ठीक है, ये भी करने के लिए वो तैयार हो जाती है। पर ये क्या, सच में हैंडराइटिंग मैच नहीं होता। हाँ, इस बात पे वो लड़का भी चिढ़ जाता है क्योंकि वो कहता है कि ये शावरान ही मुझे दी थी। इधर उसके ननद भी तो हार नहीं मान सकती थी ना इतना इजीली, तो वो कहती है कि जानबूझ के तुम लेटर अलग तरीके से लिखी होगी, तो ठीक है ना, फिर अभी उससे लिखवा के देख लिया जाए, अभी के अभी प्रूफ हो जाएगा। ऐसा उसका सजेशन था। तो अब उससे लिखवाया भी जाता है और वो एग्जैक्टली वही लेटर्स के वर्ड लिखती है, जिससे कि अगेन प्रूफ हो जाता है कि ये लेटर वो नहीं लिखी है। और ये चीज विलेज हेड ही सबको बताते हैं और साथ में उस लड़का को डांट भी लगाते हैं और उसको पनिशमेंट देने की भी बात करते हैं, पर वो लड़का साफ साफ कहता है कि वो इल्जाम नहीं लगा रहा है शावरान पे, उसके पास एविडेंस है। और वो क्या, तो शावरान का अंडरगारमेंट। ये देखते ही उसका पूरा फैमिली चढ़ जाता है उसके ऊपर, बहुत कुछ सुनाने लगता है क्योंकि उसके सासू माँ को पता था कि ये शावरान का ही है। होंगली तो घर से लाने भी चाह रही थी उसका दूसरा अंडरगारमेंट ताकि ये चीज प्रूफ हो पाए, पर नहीं, उसके हस्बैंड को अभी तक उस पर भरोसा था और उनका भरोसा जीतता भी है क्योंकि उसी भीड़ में से एक लड़की उस लड़का के पास जाती है और वो कहती है कि ये अंडरगारमेंट उसका है। और ये प्रूफ करने के लिए वो अपना बेली पैंट भी निकाल के सभी को दिखाती है क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम था। अब वैसे वो लड़की विडो थी, पर वो लड़की का क्रश था वो आदमी, इसीलिए जब आज उसको मौका मिला है उस आदमी के साथ अपना रिश्ता बनाने का तो वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए सभी के सामने वो कह देती है कि वो उसको डेट कर रही है। अब वो तो नहीं कर रहा था ना, तो वो तो मना करेगा ही, पर वो उसको धीरे से कहती है कि तुम ये चीज एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद हम शादी कर लेंगे, वरना मैं सभी को बता दूंगी कि आधी रात को तुम मेरे घर पे आए थे ये अंडरगारमेंट चुराने के लिए। अब वैसे उस लड़का को बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसको सिटी जाना था और वो सोच लेता है कि एक बार वो सिटी चला जाए उसके बाद इस लड़की को तो वो छोड़ ही देगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए वो मान लेता है कि वो लव लेटर और बेली बैंड दोनों उस लड़की का है। इस पॉइंट पे शावरान भी उसको कहती है तो फिर सबको बता दो कि मैं यहाँ क्या करने आई थी, जिसपे वो कहता है कि डेट कलेक्ट करने, और क्या, तो पैसा लेने आई थी तो पैसा तो देगा ना भाई। विलेज हेड भी उसको फोर्स करते हैं देने के लिए और उसको देना पड़ता है। इधर उस लड़की को तो उसका क्रश फ्री में ही मिल गया था, तो वो तो उसको जबरदस्ती लेके जाने लगती है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। और अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया था तो सबको तो वहाँ से जाना ही चाहिए था, पर होंगली वहाँ से जाए इससे पहले उसको माफी मांगना चाहिए, छोटी वाली कहती है, तो वो माफी मांगती भी है और माँ भी अपनी बेटी को वैसे डांटती है और लेके जाती है वहाँ से। इस पॉइंट पे शावरान अपने हस्बैंड को कहती है कि वो इस पैसा से उनके लिए पैडेड जैकेट जरूर बनाएगी। और बात रही
इस लेटर का, तो वो उनके लिए लिखी है ये। अब घर जाने के बाद भी वो लेटर ही पढ़ रहे थे, ये पढ़ते फोन को पकड़ लेती है। हाँ, वो भी थोड़ा सा डर जाते हैं, पर इस पॉइंट पे उसको लगता है कि उसके हस्बैंड का लिप्स किस करने के लिए एकदम परफेक्ट है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो वो ट्राई करती है कि उनके भाई का आवाज आ जाता है, तो वो उसको जल्दी से दूर करते हैं और अपने भाई के साथ हंटिंग पे निकल जाते हैं। तो अब हंटिंग से लौटने के बाद वो लोग पीजेंट्स लेके आए थे, तो छोटी तो ये देख के खुश हो ही रही थी। उस टाइम पे उसके मम्मी और उसका भाई आ जाता है वहाँ पे, और माँ तो बहुत चिढ़ते हुए उससे कहती है कि कभी ये सब चीज तुम घर तो नहीं भिजवाई। मतलब यूँ कहा जाए तो उसकी माँ और उसके भाई भी कुछ खास अच्छे आदमी थे नहीं, उससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे, बस जितना हो सके लू फैमिली का एडवांटेज लेने का सोचते रहते थे। वैसे इस टाइम पे उसकी माँ उससे पीजेंट्स ही पैक करने के लिए कहती है, तो वो भी कहती है कि ठीक है। वो जाती है अंदर, पैक करने लगती है, और सिर्फ वही पैक नहीं करती है, उसके साथ ढेर सारा और भी सामान पैक करने लगती है। और उसको ये सब करते एक लड़की देखती रहती है, तो वो तो डेफिनेटली जाती है ये सारा बात होंगली को बताने के लिए और उनकी प्यारी माँ को बताने के लिए। तो ये पता लगता ही होंगली आती है, चिल्लाने लगती है, कहती है कि उसके भाई इतने मेहनत से हंट करके लाए हैं, वो ऐसे कैसे अपने घर पे दे सकती है सब कुछ। और सिर्फ उतना ही नहीं, बाकी का सारा सामान भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि उन लोग का फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच था। उनके घर में जितना सामान था उससे उन्हीं का पेट पल पाता था, और उसमें से भी वो अपने मायके भेज रही थी, तो ये तो सही बात नहीं है ना। उसकी भाभी भी उसको डांटती है, पर वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। अब वो लोग बोल रहे चलो वो तो ठीक है, पर वो लड़की भी उसको कहने लगती है कि अब तुम्हारा शादी हो चुका है, तुमको अपने हस्बैंड की फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि अपने मायके वालों को। तुम अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती हो क्या? अब इस टाइम तक उसके हस्बैंड वहाँ पे आ चुके थे और सब कुछ सुन भी लिए थे, पर ऐसे ही बकवास करने से तो कुछ नहीं होगा ना। उसकी भाभी जाके बास्केट लेने लगती है, और इसी छीना छोड़ी में उस बास्केट का सारा सामान नीचे गिरता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि हाँ, वो अपने मायके कुछ भी नहीं भेज रही है, क्योंकि उसमें डंक की डंक था। अब ये जानते हैं उसके माँ भाई उस पर चढ़ने लगते हैं, पर उसके हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, इस बात पे उसकी माँ उसको कहती है कि तुम अपने भाई को पिटते हुए कैसे देख सकती हो, पर वो कहती है कि इस बात से उसके हस्बैंड का कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो काफी ब्रेवली उनको जवाब दे रही थी, और ये चीज उसके हस्बैंड को काफी पसंद आता है। और सिर्फ अपने माँ भाई को ही जवाब नहीं दी थी, उस लड़की को भी आंसर करती है कि पीजेंट मिलना बहुत मुश्किल है, और ऑब्वियसली मैं अपने पति के बारे में सोचती हूँ, मैं ऐसे कैसे अपने मायके दे सकती हूँ। इस बात पे वो लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे इस बारे में गलतफहमी हो सकता है, पर एक चीज को लेके मुझे बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं है। और वो क्या? तो तुम अपनी माँ के पॉकेट में कुछ पैसे रखी हो। अब ये सुनते ही उसकी ननद उसके माँ के पॉकेट से पैसे निकालने लगती है, और इस पॉइंट पे वो भी थोड़ा सा रो धो के ड्रामा कर लेती है कि ये मुझे ब्राइड प्राइस रिटर्न करने के लिए बोल रही थी, वरना मेरे हस्बैंड से डिवोर्स करवा देगी और मुझे बेच भी देगी। और ये करने के लिए वो पहले मुझे वाटर टैंक में डुबाने की भी कोशिश की थी, पर अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे ये। हाँ, इस बात से तो उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं उसके सामने, क्योंकि वो डेफिनेटली ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। ये सब सुन के उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्यों फोर्स करेंगे इसको पैसा देने के लिए, ये खुद से पैसा दिए। और ये बोलते बोलते दिखाती भी है, पर ये क्या, वो तो घोस्ट बनी था। ये देख के सबसे ज्यादा वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही 20 ऑन रखी थी उसमें, पर ये घोस्ट बनी कैसे हो गया। अब इस पॉइंट पे पता चलता है कि जब उसके माँ भाई उसके घर पे आ रहे थे, तभी बीच में वो लड़की उनसे मिली थी, और ये जानते हुए कि वो उसकी माँ है, वो उनसे एक फेवर मांगी थी। अब क्या करने गई थी वो तो हमें नहीं पता, पर हाँ, उस टाइम वो उनको पैसा जरूर दी थी। तो प्रेजेंट में वो उसी से लड़ाई करने लगती है, और इस पॉइंट पे छोटी कहती भी है, तो आप लोग मिलके मुझे फ्रेम करना चाहते थे, राइट? अब इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड जाके उसके भाई से क्वेश्चन करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तब वो बताता है कि वो लड़की उनको विलेज एंट्रेंस में मिली थी और उनकी बहन को फंसाने के लिए कही। और बात रहा उसकी माँ का, तो वो चाहती थी कि उनकी बेटी का इस फैमिली में डिवोर्स हो जाए, और बगल वाले गाँव के मेंटल आदमी से वो उसका शादी करेगी, क्योंकि वो उसकी बेटी के बदले 300 यौन देने के लिए तैयार है। अब ये सब तो ठीक है, पर उनके पॉकेट में वो घोस्ट मनी गया कैसे? तो ऑब्वियसली उनकी बेटी ही रखी थी, और वो लोग अपने बेटी के साथ ये सब पैसा के लिए कर रहे, ये तो समझ में आता है, पर वो लड़की क्यों कर रही थी? तो इस बात पे होंगली बताती है क्योंकि वो लड़की यानबाई, इट मीन्स उसके छोटे भाई को पसंद करती है, इसलिए। इस बात पे यानबाई उसको क्लियर कर देते हैं कि उनकी वाइफ है, और वो जो भी ये सब तरीका आजमा रही है ना, ये सब उनको बहुत बेकार लग रहा है, तो अब ठीक है, उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, और इस घर में वापस वो ना ही आए तो ही ठीक है। तो वो भी चली जाती है। और बात रहा इन दोनों का, तो ये दोनों भी अगर गलती रिपीट की है तो सजा तो उन लोग को पता ही है, तो फिलहाल वो दोनों भी चले जाते हैं। अब इतना कुछ हुआ था तो थोड़ा और ड्रामा कर लेगी तो क्या ही जाएगा उसका। वो एंकल में चोट लगने का ड्रामा करती है, तो उसके हस्बैंड उसको उठा के घर पे लेके जाते हैं। थोड़ा सा दर्द हो रहा है, रोना धोना करती है, तो उसके हस्बैंड उसको किस भी करते हैं कंफर्ट देने के लिए, फिर तुरंत ही मेडिसिन लाने के लिए चले भी जाते हैं, पर उसको बहुत अच्छा लगा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। इस घर के हेड ऑफ द फैमिली यानी कि मिस्टर लू घर आते हैं। उनकी वाइफ बहुत प्यार से उनसे पूछती है कि मैंने आपको स्कार्फ लाने के लिए कहा था पिछली बार, आप लाए? इस बात पे तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि उनको उनका मेहनत का
कमाई अभी तक मिला नहीं था, वो तो अपने कोवर्कर से पैसा लेके यहाँ घर तक आ पाए हैं। तो यही सब बोलने लगते हैं। वो भी कहती है कि ठीक है, नहीं लाए हैं तो अब नहीं लाए हैं, पर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करिए। पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कार्ड्स खेलना है, तो घर पे जो पैसा है वो ला के दो। वो तो थोड़ा ही पैसा देना चाह रही थी, पर वो सारा पैसा लेके भाग जाता है। वो कहती रह जाती है कि ये पूरा महीना का खर्च है, पर इस बात से उनके पति को कोई लेना देना था ही नहीं। जैसे ये सब तमाशा वैसे दोनों बहुएं भी देख रही थी, और शावरन अपनी फ्रेंड को बुक का प्लॉट भी बताती है। उस हिसाब से जो उनके ससुर जी थे, यानी कि मिस्टर लू, वो अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे अपने बचपन की लवर के साथ, और वो खुद का सैलरी ही उस लेडी को नहीं देते थे, बल्कि मिसेस लू से भी पैसा छीन के वो उसी लेडी यानी कि जाओ को देते थे। तो अब वो लोग भी जाती है देखने के लिए, और बात तो सही था, वो खुद का सैलरी उस लेडी को तो दिए ही थे, साथ में मिसेस लू से जो पैसा लेके गए थे वो भी उस लेडी को दिए थे, फिर भी उस लेडी को पैसा कम ही लग रहा था। अब ये देखे तो उन लोग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके ससुर जी उन लोग के पतियों का भी तो पैसा दे रहे थे ना उस लेडी को। तो वो लोग अपनी सासू माँ को लेके आती है, और ये सारा नजारा उनको भी दिखाती है। वो बहुत चिल्लाना चाह रही थी, सुनाना चाह रही थी, पर वो लोग उनको कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। जबरदस्ती घर लाने लगती है। इस दौरान वो बहुत चीखती चिल्लाती है, बहुत रोती है, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको चीट किए थे। पर उनकी बहुएं समझाती है कि उनको पीटने से काम नहीं बनेगा, उनको अपने पति से पैसा निकलवाना पड़ेगा। 2 साल से वो अपना सैलरी इस घर में दिए नहीं है, सारा पैसा उस लेडी को दिए हैं, और उनका सेविंग्स वो सभी तो ले जाके उस लेडी को ही दिए हैं। तो अब ठीक है, पैसा निकलवाने के लिए वो लोग जो कर सकती है वो दोनों बहुएं ही करेगी, क्योंकि माँ तो खुद को ही संभाल ले, वही बहुत था उनके लिए फिलहाल। तो अब नेक्स्ट टाइम मिस्टर लू जाते हैं मार्केट में। वहाँ पे शावरन भी थी, वो भी कुछ बेच रही थी, पर मिस्टर लू उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वो उनको साइड ले जाती है। वो कहती है कि आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आप पैसा कमाने के लिए ही बने हैं, और मेरे पास तरीका भी है, तो आप ट्राई करना चाहेंगे? अब वो कैसे? तो वो उनको कुछ घड़ी देती है, कहती है कि सिटी के डिपार्टमेंट स्टोर्स में इन सब घड़ी का शॉर्टेज है, तो आप यहाँ किसी को भी बेचिएगा तो वो अच्छा खासा दाम में इस चीज को लेगा, और वो वैसे उनको ज्यादा प्राइस पे नहीं देती है। तो ठीक है, वो वॉच खरीदते हैं, और सच में उस वॉच का उनको अच्छा खासा दाम मिल जाता है बेचने पे। तो नेक्स्ट डे वो और पैसा लेके आते हैं उसे सारा वॉचेस खरीदने के लिए। शावरन को सारा पैसा दे भी देते हैं। वो गिनती है तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट था वैसे वो। तो बदले में वो उनको वॉचेस दिखाती तो है, पर उनको देती नहीं है, क्योंकि इस टाइम तक उनकी वाइफ और लू फैमिली की छोटी बहू वहाँ पे आ चुकी थी, और मिस्टर लू को भी सच पता चल चुका था। वो तो आते ही उनको पीटना शुरू कर देती है, बहुत कुछ सुनाते भी है, और उस टाइम पे मिस्टर लू भी उनसे माफी मांगते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, वापस से उनको चीट नहीं करेंगे, पर यहाँ मार्केट में तमाशा वो ना करे, घर चल के बात करे। अब उनकी इतनी मीठी मीठी बात पे उनकी वाइफ इस बार फिसल जाती है, उनको एक चांस दे देती है। पर शावरन को अच्छे से पता था कि मिसेस लू का एक चांस दिया हुआ बेकार है, क्योंकि ये अगला चांस अगले वीक ही आने वाला है। तो होता भी ऐसा ही है। नेक्स्ट डे मिसेस लू अपने आंखों से देखती है वापस से अपने पति को उसको चीट करते हुए, और ये देख के तो वो उसी टाइम बहुत आवाज करती है, पूरे गाँव को वहाँ पे बुलाती है, सबको चिल्ला चिल्ला के अपने हस्बैंड का करतूत दिखाती है। पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम अपनी दोनों बहुओं को लेके आई हो यहाँ पे तमाशा करने के लिए, तुमको शर्म नहीं आता? लाइक सच में? उन लोगों को क्यों शर्म आएगा? छोटी बहू कहती है। वैसे सिर्फ वही लोग ब्लेम नहीं कर रहे थी, पूरा गांव वाला भी मिलके उन दोनों को ब्लेम कर रहा था, और वो लेडी जाओ, उसका पति घर पे नहीं रहता था, इसीलिए वो दूसरे लोग के साथ मिलके अपने पति को चीट कर रही थी। तो यही सब बोल के उन दोनों को सब लोग ब्लेम करते रहते हैं। पर अब मिसेस लू कहती है अपने पति को डिवोर्स देने के लिए। हाँ, इस उम्र में आके डिवोर्स का बात करना, इसमें तो शर्म आनी चाहिए। उनके पति कहते हैं, उनकी बहुएं क्या सोचेगी, उनपे क्या असर पड़ेगा? पर उनकी बहू को अच्छा ही फील होगा, दोनों बहुएं कहती है। वो कहती है कि ये हमारा ही आइडिया था, वरना अगर डिवोर्स नहीं आएगा तो आप क्या चाहते हैं कि गांव वाले हमारी माँ को बहुत वीक समझे? वो लोग माँ पे हंसे, ये कह के कि वो चाहती है कि उनके हस्बैंड उनको चीट करे, पर फिर भी वो उनके साथ रह रही है, और चाहे कुछ भी हो जाए, डिवोर्स के बाद हम हमारी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। ये सारी बातें सुन के उनकी माँ को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिंदगी भर जिससे नफरत कर रही थी, आज वो लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे थे। पर मिस्टर लू अभी तक सेटिस्फाइड नहीं थे उन लोग के आंसर से। वो लोग कहते हैं कि बहुएं कब से इंचार्ज हो गई लू फैमिली की? मेरे बेटे वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। इस बात पे तो दोनों बहू कहती है कि अगर मेरे पति नहीं मानेंगे तो मैं भी उनको डिवोर्स दे दूंगी। वैसे इस टाइम तक दोनों भाई वहाँ पे पहुँच चुके थे, और वो लोग अपनी अपनी वाइफ को तो नहीं छोड़ने वाले, ये वो लोग जानते थे, और ये भी समझते थे कि उनके पापा गलत है। तो वो लोग भी कहते हैं कि जल्द से जल्द डिवोर्स लेने के लिए। पर इस पॉइंट पे बड़ा वाला भाई कुछ और भी टर्म्स ऐड करता है। वो कहता है कि डिवोर्स के बाद घर, जमीन, जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ माँ का होगा। हाँ, उसके पापा तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर अगर नहीं मानेंगे तो वो लोग उनको पनिशमेंट दिलवाएंगे, मतलब उन दोनों को ही लेबर कैंप जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के लिए मिस्टर लू तैयार भी हो जाते हैं। तो अब घर आने के बाद माँ रो रही थी, पर हाँ वो खुद को संभाल भी लेती है, क्योंकि उस जैसे चीटर के लिए क्या ही आंसू बहाना। तो फिलहाल वो लोग खाने के लिए बैठे थे। वहाँ पे 4 ही अंडा रखा हुआ था, और होंगली अपनी दोनों भाभी को छोड़
करके चारों लोग को एक एक अंडा दे देती है। पर नहीं, इस बार माँ खुद का और होंगली का एग्स लेके उन दोनों बहुओं को देती है और साथ में अपनी बेटी को कहती भी है कि उनके दोनों भाई बाहर जाके काम करते हैं, उनकी दोनों भाभियां घर पे काम करती है, तो वो लोग को न्यूट्रिशन का ज्यादा जरूरत होगा ना, और अगर उसको नहीं खाना तो जाके घर का काम करे और खाना खाने के बाद ये बर्तन वगैरह भी वही करे। अब मिसेस लू के इस बिहेवियर से तो उन दोनों बहुओं को भी समझ में आ गया था कि वो काफी बदल गई है। तो यही सारी बातें वो लोग कर रही थी, तभी वो लोग देखती है कि एक लड़की डूबने की कोशिश कर रही है, तो वो लोग जाके जल्दी से उसको रोकती है, उससे उसका नाम पूछती है, वो ये कदम क्यों उठा रही है इसका रीजन पूछती है, जिसपे वो पहले तो अपना नाम बताती है, उसके बाद वो कहती है कि वो 20 साल की है, पर जब वो 17 की थी तभी उसको बेच दिया गया था बहुत कम दाम पे, और 3 साल से जो उसका हस्बैंड है सो कॉल्ड, वो उसको हर दिन मारता है। अब बात भी सही था, उसके बॉडी पे निशान भी था चोट का, और वैसे शाओरन ये चीज बुक में भी पढ़ी थी, तो ठीक है वो लोग उसको हेल्प ऑफर करती है, कहती है पुलिस के पास चलने के लिए, पर वो लोग वहाँ से कहीं जा पाए इससे पहले उसका सो कॉल्ड पति वहाँ पे आ जाता है। वो तो अपनी वाइफ का पैर तोड़ने के लिए तैयार था इस बार, पर नहीं, वो दोनों लड़कियां थी। शाओरन तो उस आदमी को मारती भी है, बदले में वो आदमी भी मारने के लिए उठता है। इस टाइम तक उन दोनों के पति वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपनी वाइफ पे हाथ उठाने की कोशिश करने वाले आदमी को खूब कूटते हैं बड़े वाले भाई तो। हाँ, उसके बाद अपनी वाइफ का हाल चाल लेने लगते हैं। इसी दौरान वो उठ के छोटी वाली पे हमला करने वाला था, पर उसके भी हस्बैंड थे जी उसको बचाने के लिए। तो ठीक है, ये सब होने के बाद वो लोग उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और घर आने के बाद पता चलता है कि उस आदमी को तो सजा हुआ ही है, साथ में वो जो लड़की थी उसको भी उसके रजिस्टर्ड घर पहुंचा दिया गया है। और फिलहाल उसके हस्बैंड उसका बात सुन ही रहे थे, तो उन दोनों का भी थोड़ा मूड बन जाता है, तो क्यों ना ये क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया जाए। इधर दूसरे कपल का भी कुछ वैसा ही हाल था। हाँ, वो उनके क्लोज आना चाहती थी, पर बेचारी सो ही जाती है उनका ध्यान रखते रखते। अब नेक्स्ट डे जब दोनों कपल सो के उठ के बाहर आते हैं, तो उन लोग के हाव भाव से उनकी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उनकी फैमिली में जल्द ही कोई बच्चा आने वाला है, तो इसीलिए आज फिर से खाने में जितना भी एग्स था वो उन दोनों बहुओं को ही दिया जाता है, ना कि उनकी बेटी को। हाँ, इस चीज से उसको गुस्सा भी काफी आता है। वो तो कहती भी है कि कौन सास अपनी बहू को इतना प्यार करती है। इस बात पे उसकी माँ कहती है तुम भी अपने लिए तो ऐसी ही मदर इन लॉ ढूंढ लो जो तुमसे इतना प्यार करे, और तुम्हारे भाइयों जैसा हस्बैंड ढूंढ लो जो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता हो। अब हाँ, ये सुन के वो गुस्सा के चली जाती है और थोड़ी देर बाद सच में अपने बॉयफ्रेंड को लेके आती है। वैसे उस लड़का को सभी लोग पहचानते थे और इसीलिए उन लोग को अजीब भी लगता है कि ये दोनों कब से एक दूसरे को डेट करने लगे। पर होंगली कहती है कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसका बॉयफ्रेंड तो उसके लिए नया घर भी खरीदने वाला है। अब घर खरीदना तो कोई बच्चों का काम नहीं है ना, उसमें पैसा लगता है। तो यही क्वेश्चन अराइज करती है उसकी छोटी भाभी। इस बात पे तो होंगली चिढ़ ही जाती है। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अमीर है, उसको पैसा का कोई कमी थोड़ी है। और हाँ, अमीरियत दिखाने के लिए वो अपना गोल्ड चेन भी सभी को दिखाता है और इस बात को भी कंफर्म करता है कि हाँ, वो सिटी में सच में एक नया घर खरीद रहा है होंगली के लिए। ये सब सुन के माँ कहती है कि कुछ साल पहले तो तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज था, फिर अचानक से इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया। इस बात पे वो कहता है कि वो माउंटेन जाता है चाइनीज मेडिसिनल हर्ब्स डिग करने के लिए और उसी को बेच के उसको इतना सारा पैसा मिला। इस बात पे शाओरन उसका हाथ नोटिस करती है, क्योंकि यूजुअली ये काम जो करता है उसका हाथ बहुत साफ सुथरा नहीं रहता है, थोड़ा गंदा टाइप का रहता है। पर वो लड़का कहता है कि वो यूजुअली ग्लव्स पहने हुआ रहता है, तो इसीलिए उसका हाथ ऐसा है। तो अब छोटी पूछती है कि वो कौन से माउंटेन पे जाता है, कौन सा मेडिसिनल हर्ब्स लाने के लिए। ये सुन के तो होंगली बरस जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड का प्रोफेशन जान के वो लोग भी ऐसा ही काम स्टार्ट कर देगी। तो अब ये सब बकवास करने के बाद वो कहती है अपनी माँ को कि उनका दामाद पहली बार घर आया है तो कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए। हाँ, उसकी माँ को थोड़ा तो डाउट हो रहा था, पर फिलहाल वो कुछ कहती नहीं है, उन लोग को अंदर लेके जाती है। पर इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और वैसे ये चीज बुक के प्लॉट में था नहीं। पर क्यों? तो शाओरन कहती है कि उन लोग के यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई है, तो इसी वजह से ये नया कैरेक्टर आया है। पर ये कैरेक्टर उन लोग को सही नहीं लग रहा। और बात रहा उनकी ननद होंगली का, तो वो लड़की बोलती तो बहुत ज्यादा है पर दिल की बुरी नहीं है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोग को होंगली को बचाना ही पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ रियल में है तो। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों ऐसे ही बैठी हुई थी, तभी होंगली आती है और बहुत शो ऑफ करता हुआ अपना गोल्ड ब्रेसलेट दिखाती है उन लोग को। हाँ, शाओरन तो कहती भी है कि हम सुनार के पास चले क्या, ये पता करने के लिए कि ये ओरिजिनल गोल्ड है भी या नहीं। अब होंगली को तो अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत भरोसा था, तो वो डेफिनेटली जाने के लिए नहीं मानती है। पर हाँ, वो दोनों इनडायरेक्टली भी उसको समझाने का ट्राई करती है कि आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो लड़कियों को गायब कर देते हैं, उनसे काम करवाते हैं जबरदस्ती, मतलब बहुत कुछ करते हैं लड़कियों के साथ। तो हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही कुछ काम करता हो, पर डेफिनेटली वो नहीं मानती, क्योंकि उसके हिसाब से उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा आदमी था और वो दोनों मिलकर उन दोनों का रिश्ता खराब करना चाहती थी, जो कि होंगली के हिसाब से तो वो कभी भी नहीं होने देगी। और अब इसके आगे उसको कुछ बकवास भी नहीं सुना था। वो कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के पास और उसको कहूंगी अभी के अभी मेरे लिए घर खरीदने के लिए। तो ठीक है, फिर वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ
साथ निकल जाती है सिटी की तरफ। हाँ, वो दोनों भी उसका पीछा कर रही थी। ये देख के उसका बॉयफ्रेंड ही कहता है कि शायद तुम्हारे फैमिली वालों को मुझ पे भरोसा नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले शादी ही कर लेंगे, उसके बाद घर वगैरह का देखा जाएगा। अब ये सुन के होंगली बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, अपनी भाभीियों को भगाने लगती है वहाँ से। कहती है कि उसके मैटर से वो लोग दूर ही रहे तो अच्छा होगा, और इतना बोल के अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिर से आगे बढ़ जाती है। पर वो लोग भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वैसे इधर सच में वो उसके नए वाले घर ही लेके गया था उसको, जो वो उसके लिए खरीदा था, और ये घर होंगली को पसंद भी काफी आया था। इधर इन लोगों को भी लगता है कि शायद वो लोग ही गलत समझ रही थी क्या, पर उन लोग का आवाज सुन के फिर से वो दोनों बाहर आते हैं और वापस से होंगली उस पे चिल्लाना शुरू कर देती है। हाँ, उसकी भाभी बहाना बनाती है कि वो लोग बस रोड से जा रही थी और उन लोग को देखी तो आ गई, पर इतना बेवकूफ वहाँ पे कोई भी नहीं था। होंगली कहती है अपनी भाभीियों को कि अब तो आप लोग देख लिए ना कि ये सच में मेरे लिए नया घर खरीदा है, तो अब आप माफी मांगिए इससे। अब छोटी को तो मन नहीं था, पर बड़ी वाली माफी मांगती है और कहती भी है कि हम भाभियां है ना होंगली की, तो थोड़ा सा इसके बारे में चिंता रहता है, पर ठीक है, अब तुम मिल गए हो इसको तो इसका ध्यान अच्छे से रखना। वो भी लड़का कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तब वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इधर होंगली को भी उस लड़का पे बहुत ज्यादा ही भरोसा हो गया था, तो वो भी उसको कहता है कि ठीक है, तुम घर अच्छे से देखो, मैं आता हूँ कुछ खाने पीने का लेके तुम्हारे लिए। और उसी टाइम हम उसकी दोनों भाभीियों को भी देखते हैं। वैसे वो लोग नाम के लिए उससे माफी तो मांग ली थी, पर सिर्फ इसलिए ताकि उस लड़का को तसल्ली हो जाए कि अब उसकी भाभी इंटरफेयर नहीं करेगी, तो उसका जो प्लान है वो उसको एग्जीक्यूट करने में अपना पूरा ध्यान दे। और वो करता भी ऐसा ही है। वो एक आदमी को बोल रखा था कि वो किसी लड़की को लेके आएगा, और उसी आदमी को कंफर्म भी करने गया था कि हाँ वो अपना काम कर चुका है, और वैसे वो होंगली को बेचने वाला था बहुत अच्छे दामों में। तो इसीलिए वो दोनों जाते हैं होंगली के पास, पर दोनों अंदर नहीं जाता। होंगली का बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके पास जाता है, उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो तो आराम से पी लेती है, पर उसको धीरे धीरे चक्कर आने लगता है पीने के बाद, पर कम्प्लीटली बेहोश नहीं हो पाती। होश में आ जाती है तुरंत ही जब उसका बॉयफ्रेंड उसको बाहर ले जाने लगता है। हाँ, वैसे उसके बॉयफ्रेंड को समझ में आ रहा था कि उसको थोड़ा ज्यादा ही डोज देना पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए जो कर दिया सो कर दिया। अब बाहर लेके जाता है, उस आदमी को देता है, और उन दोनों की बातों से होंगली को भी समझ में आ जाता है कि उसको बेचा जा रहा है। और ये सच पता चलने के बाद वो अपने भाभी को आवाज देने लगती है, चिल्लाने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम खुद ही ना अपनी भाभी को भगाई हो यहाँ से। अब हाँ, वो जाना नहीं चाह रही थी, तो वो उसको मारता भी है, जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो फिर भी जितना रोक सकती थी वो रोकती है। पर उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी दोनों भाभी वहाँ पे आ जाती है और उसको थोड़ा संभालती भी है, पर फिलहाल उसको लेके वहाँ से भागती है, क्योंकि और भी तो इस गैंग के लोग होंगे, तो वो लोग थे भी और उनका पीछा भी करते हैं। इधर ये तीनों भाग रही थी, जिसमें होंगली गिर जाती है और उसके चक्कर में वो दोनों भी गिर जाती है, और इसी चक्कर में पकड़ी भी जाती है, और एक आदमी के हमले से शाओरन के सिर पे चोट भी आ जाता है। इस पॉइंट पे वो लोग तो इन तीनों को पकड़ने लगते हैं, क्योंकि तीनों को ही बेचा जा सकता था, पर दोनों के पतिया वहाँ पे आ जाते हैं, तो उन लोग का लड़ाई होता है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी वाइफ के पास जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि वो लोग उनको कुछ बताए क्यों नहीं। हाँ, छोटी तो कहती है कि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे लड़ाई भी हो जाएगा, तो इसीलिए। अब पता नहीं होना मतलब क्या होता है, डेंजरस सिचुएशन है तो है, यही सब बोल बोल के उन दोनों के हस्बैंड्स बहुत डांट रहे थे उन दोनों को। और इस डांट से बचने के लिए शाओरन भी थोड़ा सा बेहोश होने का नाटक कर लेती है। ऐसे भी तो उसके सिर पे चोट लगा ही हुआ था, तो उसके हस्बैंड उसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं और सब भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो अब ट्रीटमेंट होने के बाद जब उसको होश आता है, तो उसके हस्बैंड उसके सामने बैठे हुए थे, और आज वो उसके लिए गिफ्ट भी लाए थे। वो क्या, तो वो उसको कुछ नोट्स देते हैं जिसमें लिखा था सारा गाइडेंस, जिससे कि वो डेंजर को कैसे अवॉइड कर सकती है। अब ये देख के तो उसको अच्छा लगता ही है, पर उसके हस्बैंड का लेक्चर तो खत्म ही नहीं हो रहा था। बस एक ही सोल्यूशन था उसके पास लेक्चर चुप करवाने का, और वो था उनका मुंह बंद करना। किसके थ्रू, तो वो लोग जब एक दूसरे में बिजी थे, तभी उनके पूरे फैमिली मेंबर्स आते हैं वहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड था, पर ठीक है। सब लोग आते हैं, बात बात करते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं। पर होंगली सिर्फ ऐसे ही नहीं आई थी, वो अपनी भाभी के लिए सूप भी बना के लाई थी, और सिर्फ एक ही के लिए नहीं बनाई थी, दोनों ही के लिए बनाई थी। तो दूसरी का सूप रखा हुआ था घर पे। तो ये सब बातें करने के बाद होंगली अपनी भाभी से पूछती है कि आपको कब शक हुआ उस पे, यानी कि उसके एक्स पे। इस बात पे शाओरन कहती है कि पहली ही मीटिंग में। अब वो क्यों, तो पहला तो उसका हाथ इतना साफ था, जो कि उसके काम के हिसाब से रहना नहीं चाहिए था, और दूसरा कि वो कुछ ही मीटिंग्स के बाद इतना ज्यादा डिस्परेट क्यों था नया घर खरीदने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे मछली को जाल में फंसाना चाह रहा था, और इसी के लिए तो वो होंगली को गोल्ड ब्रेसलेट भी दिया था, बस विश्वास डेवलप करने के लिए। ये छोटी कहती है। अब उसके बाद से उसके हस्बैंड को भी लग रहा था कि उनकी वाइफ काफी चेंज हो गई है और बहुत स्मार्ट भी हो गई है। वैसे होंगली को भी जानना था कि उसकी दोनों भाभी इतनी स्मार्ट कैसे है, जिस पे वो लोग कहती है कि बुक्स पढ़ा करो ना। इस बात पे वो भी कहती है कि हाँ, मैं बुक्स पढ़ूंगी। अब ये सब बात छोड़ के वो अचानक से कहती है कि हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे वो किसी को देखी है। किसको, तो उसके पापा को। उनका भिखारी जैसा हालत हो गया है वैसे। हाँ, माँ भी जाती है देखने। तब तक शाओरन कहती है कि वो सुनी है कि जाओ उसका पति वापस लौट आया है, और उसको भी जाओ और मिस्टर लू के अफेयर के बारे में
में पता चल गया तो पिटाई तो बहुत खाई जाओ और उसका भी जिंदगी भीख मांग के ही चलता है। ये सारा बात सुन के भी माँ को दया नहीं आता, क्योंकि जो उनके साथ उनके पति किए थे इस चीज का तो वही पनिशमेंट था, और वैसे ये चीज सारे बच्चों को अच्छा भी लगता है उनके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एक दिन बड़े भाई काम कर रहे थे खेत में, तो उनकी वाइफ जाती है उनके लिए खाना लेके। तो ऐसे ही एक दूसरे से थोड़ा बहुत बात करते हैं, खाना एक दूसरे से शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे को खिलाते भी है। और ये सारा चीज देख के सावरान के एक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो बस खड़े खड़े उन लोग को देख रहा था और अपना खून जला रहा था। इस टाइम पे उसकी भी वाइफ आती है, वो भी बहुत गर्माते हुए। वो कहती है कि तुम बेड पे भी इतना स्लो हो और काम में भी इतना स्लो हो। ठीक है, डांटती है, पर फिलहाल उसके लिए सूप बना के लाई थी, पर वो सूप बहुत ही बेकार स्मेल कर रहा था। अब वो क्यों, तो वो सिप के जेनाइटल से बनाई थी, मतलब बहुत कुछ ऐसा ही चीज मिलाई थी ताकि उसका पति बेड पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, और बहुत हाई प्राइस पे वो खरीद के लाई थी ये सब वैसे। पर उसके पति को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सूप पीने में, उसको तो बहुत ही ज्यादा बदबूदार लग रहा था, तो वो भागना चाह रहा था, पर उसकी वाइफ तो उसको पकड़ के पीटना शुरू कर देती है। अब पिटाई से बचने के लिए बेचारा को पीना ही पड़ता है। तो ठीक है, सूप पिलाने के बाद उसका काम तो हो गया था, तो वो वहाँ से चली जाती है। पर अब सावरन के एक्स को ये जरूर लगता है कि उसको उस लड़की से छुटकारा चाहिए। अब वो कैसे, वो तो पता नहीं। फिलहाल हम इन दोनों को देखते हैं। आज सावरन जो मशरूम्स बना के ले गई थी वो उसके हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कल होंगली और अपनी फ्रेंड को लेके जाएगी माउंटेन से और ज्यादा मशरूम्स कलेक्ट करने के लिए। अब ये बात सुनता है उसका एक्स, तो अब देखते हैं कि वो नेक्स्ट डे क्या करता है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। तीनों मिलके मशरूम्स कलेक्ट कर रही थी, और ये करते करते वो लोग काफी थक भी जाती है। तो उन दोनों की ननद होंगली उन दोनों को ही एक एक एग देती है ताकि थोड़ा सा एनर्जी उनके बॉडी में हो। तो ठीक है, वो तो वापस से काम पे लग जाती है और खुद एक भी एग नहीं खाती। अब ऐसा क्यों, तो वो थोड़ी ना कहेगी कि उसके घर पे 2 ही एग था, पर सावरन अपनी माँ से सुनी थी कि घर पे 2 ही एग था, और आज वो खुद से अपनी दोनों भाभीियों को एक एक एग दी। मतलब बदल तो वो काफी गई थी, और ये बदलाव देख के उन दोनों को भी काफी अच्छा लगता है। तो ठीक है, फिर सब अपने अपने काम पे लग जाती है, और तभी सावरन को अकेला देख के आता है उसका एक्स उसके पास। सावरन को तो उससे कोई भी बात नहीं करना था, पर उसके एक्स को उससे माफी मांगना था, इसलिए वो आया था। जो भी पिछली बार हुआ था ना, उन सब चीजों को लेके माफी मांगता है वो। हाँ, सावरन उसको याद दिलाती है कि वो अब शादीशुदा है, पर वो आदमी तो अभी भी अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का ही बात करता है। अब ये सब बकवास तो उसको डेफिनेटली नहीं सुनना था, और वो लड़का भी बकवास करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही था। तो फिलहाल वो कहता है कि तुम मशरूम्स कलेक्ट करके बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, तो ये पानी पी लो। अब प्यास तो उसको भी लगा था, तो वो मान जाती है पानी पीने के लिए, पर हाँ, कहती जरूर है कि ये पानी पीने के बाद मुझे कोई बात नहीं करना तुमसे। वैसे वो भी राजी हो जाता है, तो वो पानी पीती भी है। पानी पीने के बाद थोड़ा खांसी होता है उसको, उसके बाद उसका तबियत थोड़ा खराब होने लगता है, या यूँ कहा जाए कि थोड़ा मूड बदलने लगता है। तो वो उसको कहती है कि मैं उस घर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब वो तो वही चाहता था, वो तो भागता है उसके पीछे पीछे। हाँ, उस रूम में वो थी वहाँ पे सोई हुई, पर वो उसको कुछ करे इससे पहले उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है, और उसकी वाइफ को लेके कौन आया था, तो होंगली और उसकी फ्रेंड। और तभी सावरन भी उठ जाती है, क्योंकि उसको कोई भी नशा नहीं हुआ था। अब वो कैसे, तो एक्चुअली में वो पहले ही देख ली थी अपने एक्स को वहाँ पे, और अपनी फ्रेंड को बता भी दी थी कि उसके हाथ में जो पानी का बोतल है, हो सकता है कि उसमें कोई मेडिसिन मिक्स हो, तो वो उसको वो पानी जरूर पिलाना चाहेगा। तो इसीलिए वो दोनों मिलकर उसकी वाइफ को ले आए। पर एक मिनट, पानी तो वो पी थी ना? तो हाँ, पानी तो वो पी थी, पर खांसते टाइम वो पानी सारा फेंक दी थी, और इसीलिए उसके बाद वो जो भी की वो तो बस उसका ड्रामा था। तो अब ये सब सुन के प्रेजेंट में उसकी वाइफ उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसको चीट करने की कोशिश कर रहा था। साथ में सावरन ये भी बता देती है कि उसका पति उसको छोड़ने तक की बात कर रहा था। ये सुन के तो वो उसको पीटना शुरू कर देती है। इस पॉइंट पे उसका पति कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सावरन ही मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब सावरन कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आदमी इस पानी में मिला के लाया था मेडिसिन। और सावरन ये भी कहती है कि ये बात ये आदमी खुद अपने मुंह से बोला था, तो क्यों ना इसी पे ट्राई किया जाए। अब ये सुन के तो उस आदमी की वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसको ये पानी पीने के लिए कहती है, पर वो तो पीना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस मेडिसिन का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर नहीं, बार बार जबरदस्ती करने से भी वो आदमी पीता तो नहीं है, उल्टा भाग जाता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागती है। तो अब यही सब करते करते वो अचानक से एक पेड़ से टकराता है और वहीं पे गिर जाता है। अब वो जिंदा था कि मर गया ये तो पता नहीं, पर इतना तक तमाशा वो तीनों भी देख रही थी। पर इस पॉइंट पे वो लोग भी चली जाती है। तो अब वो लोग सब लोग घर आते हैं, सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तभी छोटा भाई कहता है कि उनका छुट्टी खत्म होने वाला है, तो उनको अपने काम पे वापस जाना पड़ेगा। तो वो अपने मम्मी और बहन से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी वाइफ का वो लोग ध्यान रखे। ये सुन के वो लोग हंसती हैं, क्योंकि ये सेम एडवाइस उनके बड़े भाई भी दे के गए थे जब वो गए थे कल। तो यही सब कुछ बोलते रहती है, और साथ में होंगली तो अपने दोनों भतीजों के लिए तैयारी भी शुरू की थी शूज बनाने का। ये सुन के सावरन को लगता है कि इन दोनों के बीच तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और कल उसके देवर वहाँ से चले भी जाएंगे, तो जो मौका है आज का ही है, इसीलिए वो ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो वो दोनों करते भी है
और काफी कर लेती है, इतना कि उसको नशा चढ़ने लगता है। तो शारोन अपने देवर को कहती है कि उसको लेके रूम में जाने के लिए। अब रूम में तो वो ले जाते हैं, पर उसका नींद खुलता है सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। वो सो के उठ के बाहर आती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड जा चुके हैं, तो वो रोने लगती है, उसको बहुत बुरा लगता है। और इसी पॉइंट पे शारोन उससे पूछ देती है कि कैसा रहा रात। ये सुन के उसका और दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कुछ भी नहीं, रात भर बस मुझे कहीं कहीं दर्द हो रहा था और वो दबा रहे थे। अब इसका क्या मतलब? तो हमें दिखाया जाता है उसका कभी सिर दर्द होने लगता, कभी पेट दर्द होने लगता, तो वो बस बैठ के मसाज कर रहे थे, दैट्स ऑल। तो ये सब बताने के बाद वो अपनी भाभी से पूछती है कि चले गए क्या वो कहती है हाँ। तो वो और रोने लगती है क्योंकि उसके हस्बैंड उसको बिना बाय बोले ही चले गए। उसको अपने हस्बैंड को बोलना था कि वो उसको कभी भी चीट ना करे। अब इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड का आवाज आता है बगल से कि मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा। ये देख के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, सीधे जाके उनके ऊपर चढ़ जाती है क्योंकि वो बस मार्केट गए थे, अभी तक अपने काम पे नहीं गए थे। तो ठीक है, जो मौका उसको कल रात में नहीं मिला वो अभी मिल सकता है, और यूं कहा जाए कि मिला भी। तो वो दोनों तो फिलहाल अपने रूम में पहुंचते हैं और इस टाइम उसके हस्बैंड पूछते भी हैं कि बताओ आँख क्यों लाल है, मुझसे बिछड़ने का दुख हो रहा है। वो कहती है हाँ। अब इस पॉइंट पे उसके हस्बैंड उसको किस करते हैं और ये टाइम वो दोनों साथ में स्पेंड करते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि अब आप जाने वाले हैं ना। वो कहते हैं हाँ, पर शायद मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम और भाभी भी साथ चलोगी। अब वो क्यों? तो वो चाहते थे कि वो दोनों आर्मी ज्वाइन करे। अब ऐसा आइडिया उनको अचानक से कैसे आ गया? तो इसके लिए हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगली अपनी दोनों भाभी से उनका सपना के बारे में पूछ रही थी, जिसपे शारोन कही थी कि वो तो सोल्जर बनना चाहती है और छोटी वाली तो वहाँ जाएगी जहाँ उसकी भाभी जाएगी। इट मीन्स वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। अब हाँ, उसको लड़ाई करना नहीं आता था, पर वो कहती है कि वो आर्ट्स और कल्चरल सोल्जर बनना चाहती है। तो इसी पॉइंट पे इन सब की बातें वो सुने थे और वो खुद ही सोच लेते हैं कि उनकी भाभी और उनकी वाइफ के लिए मिलिट्री रिक्वायरमेंट कोटा में अप्लाई करना पड़ेगा उनको। तो बस प्रेजेंट में वो अपनी वाइफ को यही सारा कुछ बता रहे थे कि वो गए थे फोन कॉल करने के लिए, यही सब कुछ कंफर्म करने के लिए। और हाँ, उन दोनों को मिलिट्री रिक्रूटमेंट कोटा में जॉब मिल जाएगा, बस उन दोनों को मिलिट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पास आउट करना पड़ेगा। तो अब ठीक है, ये गुड न्यूज वो जाती है अपनी भाभी को देने के लिए। तो अब वो दिन भी आ जाता है जब वो तीनों को जाना था और मिसेस लू और उनकी बेटी मिलकर उनको सी ऑफ करते हैं। माँ पैनकेक बना के देती है और होंगली उन लोग को एग्स देती है। हाँ, बुरा तो लग रहा था उन लोग को, पर कोई ऑप्शन था नहीं। इस पॉइंट पे छोटा भाई अपनी भाभी से पूछता है कि वो ये बात अपने हस्बैंड को बताई है क्या, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब शारोन इस बारे में तो डिस्कस की ही नहीं थी अपने हस्बैंड से, तो उसको क्या पता कि उसके हस्बैंड को ऑब्जेक्शन होगा या नहीं। पर माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका बड़ा बेटा बहुत समझदार है, वो अपनी वाइफ को समझेगा। और साथ में शारोन भी जानती थी कि वो अपना सपना ही पूरा कर रही है। एक बार वो मिलिट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पास आउट कर ले, उसके बाद वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देगी। तो एज प्लान्ड वो मिलिट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पास आउट कर ली थी, मतलब अब वो सोल्जर बन चुकी थी। तो ये गुड न्यूज देने के लिए वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, उनको सारा सच बताती है। पर उनका क्वेश्चन ये था कि मतलब तुम मुझे छोड़ रही हो। ये सुन के वो फिर से कहती है कि पर मेरा सपना पूरा होने वाला है। पर फिर भी उनका क्वेश्चन सेम था, तो अब वो कॉल ही काट देती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, वो अपना सपना पूरा कर रही है, पर एक बार उसको अपने हस्बैंड को बताना तो चाहिए था ना पहले, तो गलती उसकी है, तो क्यों ना अपने हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम दे काम डाउन होने के लिए। अब ये तो उसका मन कह रहा था, पर वो फिर भी एक बार कॉल ट्राई करती है, पर वो कॉल नहीं उठाते। इस पॉइंट पे उसकी फ्रेंड भी आती है, वो भी देखती है कि शारोन बहुत सैड है और रीजन क्या है वो जानती थी। तो वो कहती है कि ठीक है, छुट्टी मिलेगा तो घर पे जाना ना, उनको जबरदस्ती मनाना। वो मान ही जाएंगे, पर ऐसा छुट्टी उन लोग को मिलने वाला भी नहीं था अभी। पर हाँ, फिलहाल उन लोग को 3 घंटा का छुट्टी मिला था। तो वही कहती है अपने फ्रेंड को कि चलो फिर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हम लोग साथ में। अब वो लोग वहाँ पहुँच तो जाती है, साथ में बात भी करते रहती है। इस पॉइंट पे एक वेट्रेस को एक आदमी छेड़ने लगता है, उसका हाथ पकड़ने लगता है जबरदस्ती। वो जब उस आदमी का हाथ छुड़ाती है तो वो उसको एक थप्पड़ भी मारता है। ये देख के बीच में शारोन आती है, उस आदमी को मारती है, सबक सिखाती है। पर वो आदमी भी कम नहीं था, वो कंप्लेन कर देता है जाके शारोन के खिलाफ। तो अब शारोन को उसके सीनियर बुलाते हैं। उसके सीनियर कहते हैं कि एक आदमी पब्लिक का कंप्लेन किया है उसके खिलाफ कि वो रेस्टोरेंट में उस आदमी पे हाथ उठाई है। हाँ, शारोन बताती है जो भी एग्जैक्टली हुआ था वहाँ पे, पर एविडेंस क्या है उसके सीनियर पूछते हैं। वो अपने फ्रेंड का भी नाम लेती है क्योंकि वो देखी थी, पर वो दोनों रिलेटेड थे तो उसका बात नहीं माना जाएगा। इस बात पे शारोन कहती है कि रेस्टोरेंट स्टाफ भी बताएंगे आपको जो भी है, पर उसके सीनियर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और वो वेट्रेस जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था वो भी कुछ नहीं बता रही है। तो एक वीक बाद भी अगर वो वेट्रेस शारोन के सपोर्ट में नहीं बोलेगी तो शारोन को उसके जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक वीक बाद, और सेम उसके सीनियर उसको कह रहे थे कि अभी तक वो वेट्रेस उसके सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोली है, तो इसका मतलब अब उसको मिलिट्री से निकाल दिया जाएगा, उसका मिलिट्री रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और वो अरेस्ट हो जाएगी। पर ये सब कुछ करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि शारोन के हस्बैंड देवर और देवरानी
पानी भी आते हैं साथ में, और साथ में उस वेट्रेस को भी लेके आते हैं। तो ठीक है, अब वो लड़की सीनियर के सामने बताती है जो भी सच था, और इस तरीके से सौरन पे जो इल्जाम लगा था वो क्लियर हो जाता है। पर हाँ, उसके सीनियर उसको समझाते हैं कि एज अ सोल्जर उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एक्शन लेने से पहले, और अगर ऐसा कुछ उसके साथ फ्यूचर में होता है तो वो सबसे पहले रिपोर्ट करेगी आर्म्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट में। तो अब ठीक है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं था वैसे, तो अपना बात खत्म करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब छोटी बताती है कि ये सब कुछ सौरन के हस्बैंड ही उसके लिए किए हैं। और वो कैसे? तो वो तीनों पहुंचे थे उसके घर पे, वो जो काम करने जा रही थी वो तो छोटा भाई और उसकी वाइफ मिलके कर दिए थे। पर बात रहा बड़े वाले भाई का, तो वो उस लड़की से पूछते हैं कि तुमको पढ़ना पसंद है? वो कहती है हाँ पसंद तो है, पर ज्यादा पढ़ाई कर नहीं पाई क्योंकि उसकी दादी का तबीयत खराब हो गया था। तो वो आगे पूछते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो क्या? अब जाना तो चाहती थी पर जा सकती नहीं थी, पर वो कहते हैं कि अगर तुम जाओगी तो मैं तुमको फ्री में पढ़ाऊंगा, पर इसके बदले उसको सौरन के खिलाफ नहीं उसके सपोर्ट में बोलना पड़ेगा। मतलब जो भी सच था वही तो बोलना था। तो ठीक है, फिर वो लड़की भी मान जाती है। तो ये सब होने के बाद वो उनको बाहर लेके जाती है। थोड़ा चिपकना चाह रही थी पर ऐसे कर नहीं सकती थी ना कुछ भी, तो अब अपना गुस्सा जाहिर करती है। वो कहती है कि फोन क्यों बार बार काटते रहते आप? वो कहते हैं कि अचानक से सब कुछ हुआ ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए था मुझे सब कुछ फेस करने का, सब कुछ डाइजेस्ट करने का। तो अब ठीक है, वो भी उनसे माफी मांगती है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो उसका भी था ना, उसको अपने हस्बैंड को पहले बता देना चाहिए था। पर नहीं, उसके हस्बैंड कहते हैं कि हाँ मैं गुस्सा था, पर इसलिए नहीं कि तुम अपना सपना पूरा कर रही थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे सपनों के बीच में ऑब्स्टेकल कैसे बन सकता हूँ। मतलब तुमको तो ऐसा ही लगता होगा ना, इसीलिए एक बार तुम्हारा सपना पूरा हो गया उसके बाद तुम मुझे बताई, तो मुझ पे भरोसा नहीं करती हो इसलिए ना। अब ठीक है, ये सुन के वो फिर से माफी मांगती है, पर वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, उल्टा मैं तो प्राउड फील करता हूँ तुम पे। तो अब ये बात करने के बाद वो एक और गुड न्यूज देते हैं उसको, और वो क्या? तो वो कहते हैं कि प्रोविंशियल कैपिटल मैथमेटिक्स कंपटीशन में उनका सेकंड प्लेस आया था, और इस वजह से मिलिट्री रीजन प्रिंसिपल का उन पे ध्यान गया, तो अब वो उनको ऑफिशियली इनवाइट किए हैं। इसका मतलब अब दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं रहेंगे। ये एक्चुअली में गुड न्यूज था उसके लिए, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, और उन दोनों को इतना खुश देख के वो दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल वो लोग वहाँ से जाते रहते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तभी एक लड़की आती है उनके पास। हाँ, छोटे भाई तो नहीं पहचानते थे उसको, पर वो कहती है कि आपने मुझे एक बार आग से बचाया था। अब हाँ, बचाए तो थे, हमें दिखाया जाता है, पर उस लड़की को वो तभी से पसंद आ गए थे, और उनका एक कफलिंग उसके पास भी रह गया था, और वो लड़की इस बटन को अपने प्यार का निशानी समझने लगी तो अपने पास रख ली। तो ठीक है, अभी वो अपना नाम उनको बताती है, साथ में ये भी कहती है कि अगले मंथ के वेलकम पार्टी में वही इंचार्ज है। पर छोटी को इतना जरूर याद था कि बुक के प्लॉट के हिसाब से ये जो लड़की अपना नाम बताई, यही नाम की लड़की फीमेल लीड थी, पर उन लोग के रिश्ते की वजह से बहुत कुछ चेंजेस हुआ था इस स्टोरी में। पर वो समझ रही थी कि वो लड़की उसके हस्बैंड के लिए क्या फील करती है। पर जो भी था, फिलहाल वो अपनी वाइफ का भी इंट्रोडक्शन देते हैं उस लड़की को, और साथ में ये भी कहते हैं कि वो कल्चरल ट्रूप के म्यूजिक ग्रुप में है। और ये सुन के वो लड़की कहती है कि अब से छोटी की टीचर वही रहेगी। तो उनका भी थोड़ा हाई हेलो होता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं खाना खाने के लिए। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का प्रैक्टिस कर रही थी, और सच में उसकी टीचर वही लड़की थी, वही उसको सिखा रही थी सब कुछ, और ऐसे भी वो बहुत अच्छा ही बजा रही थी। सब तो श्योर थे कि वेलकम पार्टी में वो छा जाएगी। तो ऐसे ही करके 1 महीना का टाइम कट भी जाता है, और ये वेलकम पार्टी आ भी जाता है, और उसको स्टेज पे बुलाया जाता है। तो वो भी आ जाती है अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके स्टेज पे, पर जब खोल के देखती है तो पता चलता है कि स्ट्रिंग टूटा हुआ है। अब उसको इतना तो समझ में आ रहा था कि कोई ये जानबूझ के किया है, पर फिलहाल वो क्या करे, वो चुपचाप बैठी रहती है। और ये चीज देख के सबको बहुत अजीब लग रहा था, पर उसके हस्बैंड को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ न कुछ तो परेशानी है। तो वो अपने आदमी को कहते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट लेके आने के लिए, पर तब तक वो उठती है, इल्हू को छोड़ के गिटार बजाना शुरू कर देती है। और सच में पहले तो सबको डर था कि बहुत बेकार बजाएगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है, पर वो बहुत अच्छा बजा रही थी। और सिर्फ इतना ही पे नहीं रुकती, अलग अलग और इंस्ट्रूमेंट्स लाती है और सब कुछ बजाती है, और सब कुछ एकदम परफेक्ट बजा रही थी। और नहीं, ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे आके सब कुछ सीखी है, वो इस बुक में घुसने से पहले ही सब कुछ सीख चुकी थी, उसको सब कुछ आता था पहले से। यहाँ पे तो बस अपने टैलेंट का एक जलवा दिखा रही थी वो। तो अब ठीक है, परफॉर्मेंस होने के बाद पूरा टीम आता है स्टेज पे, और भी सीनियर्स आते हैं, उसका बड़ाई करते हैं। और सिर्फ वही लोग क्यों, उसके टीम मेंबर भी उसका बड़ाई करते हैं, वो लड़की भी। पर सैम वो कहती है कि तुम नाटक करना बंद करो। इसका क्या मतलब? इस बात पे वो कहती है कि उसको अच्छे से पता है कि उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो स्ट्रिंग है वो यही तोड़ी है। हाँ, ये तो ऑब्वियस था ना कि वो लड़की डिनाई करेगी इस बात को, क्योंकि वही तो सिखा रही थी उसको पूरे टाइम। पर नहीं, छोटी हवा में बात नहीं कर रही थी, वो अपना इंस्ट्रूमेंट लाके सबको दिखाती है कि वहाँ पे ब्लेड का मार्क लगा हुआ है। अब इससे भी तो प्रूफ नहीं होगा ना कि वो ब्लेड वो लड़की लगाई है। और ये बोलते बोलते काइंड ऑफ उसको धक्का भी दे देती है, पर उसके हस्बैंड उसको बचा लेते हैं जल्दी से। पर अब उसको हवा में बात नहीं करना था, वो अपने हस्बैंड को कहती है लाइट ऑफ करने के लिए, और ऐसा होते ही कहीं कहीं लाइट जलने लगता है, जैसे
जैसे कि उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस लड़की के हाथ पे और कहाँ कहाँ आप खुद ही देख लीजिए। और यही तो था एविडेंस, क्योंकि वो जानबूझ के अपने इंस्ट्रूमेंट पे फ्लोरेसेंट पाउडर छीटी थी और ये वो अपनी भाभी से ही मंगवाई थी। वैसे अब ये जान के गुस्सा तो सभी को आता है, पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वो ऐसा करी क्यों। इस पॉइंट पे उसका ध्यान जाता है उसके गले के लॉकेट पे, जो कि बटन से ही बना हुआ था और उसके हस्बैंड के कपड़ा का ही बटन था। अब कोई किसी के बटन को इतना संभाल के रखा है, इसका तो यही मतलब है ना कि वो उस इंसान को पसंद करती है। हाँ, वो लड़की मना करती है, वो कहती है कि ये बटन यानबी का नहीं है, पर नहीं, उनका कपड़ा लाया जाता है और उसे मैच करवा के देखा जाता है और मैच हो रहा था। पर एक ही जैसा बटन तो और भी हो सकता है ना, इसमें कौन सा बड़ा बात है। इस बात पे बड़े भाई कहते हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बटन उनकी माँ सी थी खुद से और उनका आदत था कि सीने के बाद वो सुई से थोड़ा सा कट लगा देती थी बटन के बैक साइड में। अब हाँ, ये भी देखा जाता है तो बात सही था। तो अब सच सबके सामने था कि वो जानबूझ के उसका इंसल्ट करवाना चाहती थी। पर यानबी एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और वो लड़की उनके वाइफ की एक बाल के समान भी नहीं है। तो अब बात बहुत हो गया था, अब पनिशमेंट देने का टाइम आता है। उस लड़की को लेके जाया जाता है पनिशमेंट के लिए और उसके बाद ये दोनों हस्बैंड आते हैं कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए साथ में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बड़े वाले भाई के ऊपर। वो तो अपना क्लास ले रहे थे, पर एक दूसरी टीचर उनकी वाइफ का बहुत बुराई कर रही थी। कह रही थी कि उनकी वाइफ पूरा टाइम दूसरे सोल्जर्स के साथ स्पेंड करती है, अपने हस्बैंड का तो कोई ख्याल ही नहीं है। और अभी तो उनको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी भी हो गया है, तो मैं ही उनके लिए दवाई लेके आई थी और साथ में कुछ ब्रेकफास्ट भी ले ली। अब वो ऐसे ना बातें कर रही थी कि दूसरी टीचर्स कह रही थी कि हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम विडो हो, पर तुम्हारा और टीचर लोग का बहुत अच्छा जोड़ी है। अब इस पॉइंट पे शरण वहाँ तक आ तो जाती है, वो सुनती भी है तो उसको अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें। पर हाँ, तब तक उसके हस्बैंड बाहर आते हैं, उस लेडी को उसका पहुंचाया हुआ सारा सामान रिटर्न कर देते हैं, मतलब वही मेडिसिन और ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये कलीग से बढ़ के वो कुछ करी थी उनके लिए, तो उनको ये चीज पसंद नहीं आता और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस चीज की वजह से उनके और उनके वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अब अपने हस्बैंड के मुंह से ये सारी बातें सुन के शारोन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इस पॉइंट पे उनका भी बोलना हो जाता है, तो वो भी वापस आते हैं, अपनी वाइफ को भी देखते हैं और वो तो उनके लिए खाना लेके ही आई थी ना, तो वो लोग फिर साथ में खाना खाते हैं। पर वो लेडी टीचर लोग को पसंद करती थी शायद और उनको पाना भी चाहती थी। अब वो कैसे, तो देखते हैं। तो ऐसे ही रात में टीचर लोग अपना काम कंप्लीट करके घर जाने की बात करते, पर वो तो उनसे चिपकना चाह रही थी। हाँ, वो भाव नहीं देते हैं, वहाँ से जाना चाह रहे थे, पर वो लेडी रूम लॉक कर दी थी। टीचर लोग उससे पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो कहने लगती है कि तुम मुझसे इतना डिस्टेंस क्यों मेंटेन करके रखते हो और तुम्हारी वाइफ उसमें है ही क्या, हमेशा लड़कों से घिरी रहती है, हो सकता है कि वो तुमको चीट भी कर रही हो। पर नहीं, उनको अपनी वाइफ पे भरोसा था। पर इस बात से उस लेडी को कोई भी मतलब नहीं था। वो कहती है कि मैं स्कूल लीडर हूँ और तुम सिर्फ हाँ तो बोलो, मैं इस साल का तुम्हारा बोनस डबल कर दूंगी। अब वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो तो अपने ही साथ गलत करने लगती है, क्योंकि गेट खुलेगा और सामने जो लोग देखेंगे वही तो समझेंगे ना। और जब ये बात शारोन को पता चलेगा तो हो सकता है वो अपने पति को छोड़ भी दे, पर इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उनको दिख जाता है कि रूम में खिड़की है, तो वो फटाफट से जाते हैं, टेबल साफ करते हैं, खिड़की खोलते हैं और सेकंड फ्लोर से ही कूद जाते हैं। हाँ, उनको चोट तो काफी लगा था, पर उनके इस हरकत से वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सोच लेती है कि वो उनके साथ कुछ न कुछ बुरा तो करेगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद का। वो आके टीचर लोग को कहती है कि इस महीने क्लास का असेसमेंट रिजल्ट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस डिसाइड किया है कि उनको क्लास बी में ट्रांसफर कर दिया जाए। हाँ, इतना बोलने के बाद वो ये भी कहती है कि अभी यहाँ बस हम ही दोनों हैं, अगर आप अपना माइंड चेंज करेंगे तो आपका परिस्थिति बदल सकता है अभी। पर नहीं, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं कि मैं खुद जा रहा हूँ एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस अपना रेजिग्नेशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। अब ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे शारोन आती है और प्रिंसिपल को लेके आती है और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी लाई थी और रियल का सारे बच्चों का रिजल्ट दिखाती है। शारोन कहती है कि सब बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो फिर उनको क्यों निकाला जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्चों से भी कंफर्म करती है कि उनके टीचर लोग उनको कैसा पढ़ाते हैं, तो सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई एब्सेंट रहे, कोई रीजन की वजह से नहीं आ पाए, तो उन लोग को अलग से भी क्लासेस देते हैं। तो अब जब इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं टीचर लोग, तो उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया जा रहा है। उस स्कूल लीडर से क्वेश्चन किया जाता है। वो अब बोले तो बोले क्या, वो बस कह देती है कि शायद मैं ही गलती कैलकुलेट की थी, पर नहीं, उनका गलती था और इसीलिए प्रिंसिपल उनको उनके जॉब से बाहर निकाल देते हैं और स्कूल के बिहाफ पे टीचर लोग से माफी भी मांगते हैं। तो अब ये सारा मैटर तो यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। पर शारोन अपने हस्बैंड को कहती है कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आया कि ये सब कुछ ये कर रही होगी। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर ऐसी कलीग के साथ रहना, इससे तो अच्छा यही है कि मैं रिजाइन कर दूं, क्योंकि इस चीज की वजह से हमारे रिश्ते पे इफेक्ट पड़ सकता था और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। अब ठीक है, ये सुन के तो उसको अच्छा लगता है और वो भी प्राउड फील करते थे उस पे। इधर वो टीचर अपने बच्चे को लेके वहाँ से जाती रहती है, क्योंकि फायर हो गई थी ना। पर वहाँ पे उसका पति आ जाता है। नहीं, मैं गलत बोल दी थी,
वो विडो नहीं थी, वो डिवोर्स थी और उसका पति जुआरी था, तो वो उससे फिर से पैसा मांगने लगता है जुआ खेलने के लिए। अब उस लेडी के पास पैसा तो नहीं था तो देने से मना कर रही थी, पर वो आदमी उसका बच्चा को ले लेता है। इस टाइम तक वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे पहुंच चुके थे। टीचर लू अपना पैसा उस आदमी को दे रहे थे ताकि वो उस बच्चा को छोड़ दे। तो हाँ, अपना पैसा दे देते हैं और बच्चा को उनकी वाइफ सेफली बचा भी लेती है। पर वो आदमी को उनपे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उनपे हमला करता है, पर चोट उनकी वाइफ खाती है और साथ में उस आदमी को मारती भी है। अब बच्चा बच गया था तो उसकी माँ सावरन से पूछती है कि वो उन लोग के साथ इतना गलत बिहेव की, फिर भी वो उसके बच्चे को बचाई। इस बात पे वो कहती है कि वो सोल्जर है और लोगों को प्रोटेक्ट करना उसका ड्यूटी है। अब ये सुन के वो भी सावरन से माफी मांगती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, टीचर लू जैसे आदमी के लिए सावरन ही बेस्ट लड़की है। पर इधर सावरन तब तक बेहोश हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, चेकअप होता है, तब पता चलता है कि वो तो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुन के टीचर लोग को लगता है कि शायद बच्चे की जान पे कोई खतरा है, तो वो डॉक्टर को कहने लगते हैं कि प्लीज बच्चे को बचा लीजिए। पर डॉक्टर वाज लाइक, मैं तो आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ, बच्चा तो ठीक ही है, बस आपकी वाइफ का ब्लड लॉस होने की वजह से वो बेहोश हो गई है और अब ट्रीटमेंट भी हो चुका है तो वो ठीक है। तो अब ठीक है, बाकी लोग तो खुश होते ही है और उसके होश में आने के बाद ये गुड न्यूज उसको भी देते हैं उसके हस्बैंड। ये सुन के उसके खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही करते करते 9 महीना बीत जाता है और वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देती है, जिसको उसके पापा लिए हुए थे फिलहाल। अब बच्चा को उसकी आंटी लेना चाह रही थी तो उसका भी जी मचलने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं था कि वो कुछ गड़बड़ खा ली थी। सासू माँ तो उसकी पूछती भी है कि तुम्हारा पीरियड्स मिस हुआ है क्या। ये सुनते ही उसके हस्बैंड उसको लेके जाते हैं चेकअप करवाने के लिए और पता चलता है कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस से। तो ये सुन के वो कपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद। वो दोनों अपनी ननद का वेट कर रही थी। उसकी ननद पढ़ाई करने के लिए गई थी यूनिवर्सिटी और विंटर ब्रेक में वापस आई है और अकेले नहीं आई है, इस बार अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके आई है। अपनी भाभीियों को अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है वो और अपने बॉयफ्रेंड से अपनी भाभीियों का भी इंट्रोडक्शन करवाती है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए। इस पॉइंट पे वो अपनी भाभीियों से पूछती है कि अब आप लोग बताइए, आप लोग सो जिंग खान के बारे में क्या सोचती है। मतलब उसके बॉयफ्रेंड का नाम था और वो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का स्टूडेंट था। ये नाम सुन के और ये प्रोफेशन सुन के वो दोनों समझ जाती है कि ये जो लड़का है ये उनकी ननद के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब ठीक है, सारे लोग घर पे आते हैं, तीनों बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं और चारों लेडीज आराम से मिलके बात करते रहती है। होंगली तो अपनी भाभी को थैंक यू भी बोलती है, उसको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करके वो बहुत कुछ सीखी भी है और उसको उसका बॉयफ्रेंड भी तो यूनिवर्सिटी का ही मिला ना। तो अब ऐसे ही वो लोग बात कर रहे थे। सावरन तो अपनी माँ को भी कहती है कि अब सबको अपना अपना पार्टनर मिल गया है तो आप भी किसी के बारे में सोचिए। हाँ, वो लोग तो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार थी, पर माँ कहती है कि इस उम्र में मैं ये सब करूंगी क्या, मैं सिंगल रह के ही खुश हूँ। और वो सच में काफी खुश भी थी। तो फिलहाल वो जाती है अंदर खाना लाने के लिए और उनकी बेटी भी उनके साथ जाती है और तब ये दोनों बात करती है कि ये दोनों इस स्टोरी को एकदम परफेक्ट बना दी और बात भी तो सही था ना। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।